वेलकम टू अनदर वीडियो। सो ये वीडियो है बहुत ही डिबेटेड केस के बारे में जो अभी हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में है। शमिष्ठा पनोली वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें इन्होंने एक काफ़ी एक्टिवली एक टिप्पणी कमेंट और बड़ी वेग सी लाइन या कुछ स्टेटमेंट बोल दी थी, बट हमें उन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। हमें इस वीडियो का पर्पज सिर्फ ये है कि कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने किस तरह से स्टैट्यूट या सेक्शन को एक्सप्लेन किया, किस तरह से अपोजिट साइड ने और पिटिशनर के एडवोकेट ने आर्ग्यूमेंट्स रखे, किस तरह से उनको बेल मिली। तो हमारा इशू ये है इसमें। तो इस केस में इशू ये था कि इनको बेल नहीं मिल रही थी। इशू ये भी था कि क्या जो एफआईआर रजिस्टर हुई है और क्या जो इसमें वारंट इशू हुआ है और क्या इसमें जो इनको जेल में रखा जा रहा है क्या वो सही है, क्या रिमांड ज़रूरी है इसमें, और क्या इनको अरेस्ट के जो भी अरेस्ट के रिगार्डिंग जिससे उनका वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड लिखने से ऑब्लिगेशन खत्म हो जाता है सेक्शन 47 बी एन एस एस का। तो इशू ये था। इसमें जजमेंट अच्छी है, काफ़ी एक्सप्लेन जजमेंट है। तो हम शुरू करते हैं, जैसे कि हम सारी वीडियोस इस तरह से शुरू करते हैं जजमेंट्स की। तो पॉइंट नंबर वन, चैलेंजिंग रजिस्टर एफआईआर एंड कॉन्सिक्वेंस इन्वेस्टिगेशन इंस्टेंट रिट। तो रिट फाइल हुई थी जो एफआईआर है और जो एप्लीकेशन है इसको चैलेंज करने के लिए। एंड देन पिटिशनर जो है एट दिस वेरी स्टेज वो इंटरिम बेल मांग रही है। क्यों मांग रही है? बिकॉज क्यों जेल में रहना, क्योंकि किसी को पसंद नहीं है। ऑन जून साइटिंग अर्जेंट एजेंसी मैटर कोऑर्डिनेट बेंच ऑफ दिस कोर्ट एज इंटरनल कॉल बाय फॉलोइंग ऑर्डर। तो ये जो ऑर्डर है ये है कोर्ट का ऑर्डर। हर लैंड एडवोकेट appearing for respective parties produce material of record in country like our people different faith। वही कोर्ट बता रहा है कि डिफरेंट फेथ के पीपल हैं, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड को एग्जिस्ट करता है। वन शुड हम सबको एक दूसरे के धर्म और रीजन के बारे में और किसी भी तरह के फेथ और कम्युनिटीज़ को ना टारगेट करते हुए उस तरह के कमेंट्स नहीं बोलने चाहिए, ना रिमार्क्स करने चाहिए एनी मीडिया प्लेटफॉर्म में जो कि इसको वायलेट करे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीरियस जजमेंट ने कंडेम भी किया है इस तरह की हेट स्पीच और डॉग विस्लिंग और मेकिंग डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स दैट हर्ट सेक्शन ऑफ वही लोगों की जो भावनाएं हर्ट हो रही हैं। तो उसको छोड़ना या इसको छेड़ना या इसको इस तरह की बातें करना इन बारे में, तो ये गलत है। कोर्ट ने यही कहा पैराग्राफ है। और नेक्स्ट पैरा है, बिफोर द कोर्ट नो मटेरियल हैज बीन प्रोड्यूस टू शो द एग्जैक्ट कमेंट। अब इशू ये था कि इसमें जो एग्जैक्ट कमेंट है जो वायलेट कर रहा है, कम्युनल हेट्रेड फैलाया है, जिसने जो ब्लास्फेमस रिमार्क है इनके प्रॉफिट मोहम्मद, हुआ ये था कि लड़की ने जो ये जिसमें पिटिशनर है इसने ब्लास्फेमस रिमार्क कर दिया है प्रॉफिट मोहम्मद। अब ये जो ब्लास्फेमस है ये मेंशन नहीं किया, ना ही एक्सप्लेन किया है कि ब्लास्फेमस है क्या, किस तरह का रिमार्क है, या स्पेसिफिकली जो कमेंट है या जो रिमार्क है वो इसमें लैक करता है। यही मेंशन किया इस पैराग्राफ में। The exact comment made by the law student nor have any documents been submitted to indicate whether a notice under section 35B BNSS was issued in favor of the petitioner. However, noted earlier the state produced a document titled intimation of grounds of arrest। ये कह रहे हैं स्टेट में इंटीमेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नाम का एक डॉक्यूमेंट दिया था जिसमें लड़की को सब बताया था कि उनको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, क्या ऑफेंस किया उन्होंने, क्या इशू है इसमें। तो ये कह रहे हैं हमने तो सब बताया था और लड़की का कहना है कि मुझे बताया नहीं गया है। तो मेन इशू यही है। एंड कंटेंट द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट डिस्क्लोजिंग टू पिटिशनर कंप्लाइंस विद प्रोविजन सेक्शन प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल। और ये कह रहे हैं हमने कंप्लाइंस किया आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Therefore, in view of the I am of the opinion the state should afford an opportunity to produce the relevant document that the issue raised in news। तो ये कह रहे हैं कि अब हम स्टेट को मौका दे रहे हैं कि वो भाई प्रोड्यूस कर दे डॉक्यूमेंट कि जो पिटिशनर बोल रही है क्या वो सही है या गलत है, तो स्टेट बता दें कि हमने कहाँ बताया। तो एडमिटेडली पिटिशनर है एडमिटेड सेक्शन पीए डेट है, केस नंबर दे रखा है, कंट्रोवर्शियल रिमार्क ऑफन लीड टू रजिस्ट्रेशन। अब ये मल्टीपल एफआईआर हो गई इनके अगेंस्ट और इनके अगेंस्ट ऑनरेबल केस। अब देखिए केस ने इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट फिर से साइड की गई है दैट वाइल एग्जीक्यूटिंग वन सच ग्रांट इंटरिम प्रोटेक्शन एंड स्टेट दैट द लॉजिंग ऑफ एनी एफआईआर बेस्ड ऑन द सेम सेट एलिगेशन। ये रणवीर गौतम अलाहाबादी वाला जो केस था इसमें कोर्ट ने बताया था कि सेम सेट ऑफ जो इशू है उस पर जो मल्टीपल एफआईआर अक्रॉस जो डिफरेंट पार्ट्स या स्टेट या कंट्री में हो रही है रजिस्टर, वो नहीं होनी चाहिए। और यूजफुल में आल्सो मेड डिसीजन ऑफ टीटी एंथनी इन केरला एंड इंडिपेंडेंट केस सबमिट दैट दे फोर एफआईआर हैव बीन लॉन्च। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में 4 एफआईआर जो है वो लॉन्च हो गई थी पिटिशनर के अगेंस्ट जो सेम सेट ऑफ एलिगेशन थी। देयरफॉर द टेस्ट सेमनेस इज एप्लीकेबल। जो सेमनेस का टेस्ट है वो एप्लीकेबल हो गया, तो चारों तीनों हट गई, एक रह गई। अप्लाइंग दिस लेट डाउन सुप्रा। सुप्रा मींस ये अपहेल्ड हुई है जजमेंट टीटी एंटनी जो है ना, ये अपहेल्ड हुई है टीटी एंटनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये जो जजमेंट है इसमें इसको इस जजमेंट में अपहोल्ड किया गया है। Submitted the FIR have been launched against the petitioner with no certification. Therefore, the test sameness applicable. Taking note of these facts, applying the principal let down TT Anthony, I am inclined to direct the garden to register, treated the principal case and register the FIR in legal cell. Allegation of the cause of action shall remain stayed until the result of this writ. The state is also directed to ensure that no further case FIR is arising of the same cause of action, similar set of allegation against the petitioner and noted earlier. The court is invited to examine the particular conduct in the state so far as the reason of petitioner connection with the garden case 25. However, considering the personal liberties of involved matter shall be listed before the next vacation bank constitutional top of the list वेकेशन बेंच के आगे लगा दिया है। कोर्ट ने बोला है कि जो भी एलिगेशन है, जो भी कॉज ऑफ एक्शन है वो स्टेट रहेगा इस रिट के डिस्पोजल तक। और कोई भी सेम सेट ऑफ इशू और इस तरह के जो आर्ग्यूमेंट है या जो भी इशू है उस पर दोबारा एफआईआर नहीं होगी, स्टेट को कंप्लाई करना होगा इसमें। और that the state submitted that the petitioner is being denied to permission to wear clothes supplied by her parents is not being provided with essential furniture so to the state submitted available only to permission advance of the state we need to stay passing state what you not to serve of this order। अब यहाँ से केस शुरू होता है। पर डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट बेंच 3 जून 2025 हैज कम आउट टू कंसीडर टुडे। अब ये जो है ना
ये किसका ऑर्डर था? ये कोऑर्डिनेट बेंच का ऑर्डर था 3 जून का। अभी 3 जून के ऑर्डर के बाद से यहाँ आज इस डेट पे केस आया था। किस डेट पे केस आया था? केस आया था इस डेट पे, वेकेशन बेंच के पास 5 जून को आया था ये मैटर। ये वही 5 जून का ऑर्डर है, ये 3 जून के ऑर्डर के बाद। United advocate appearing was complaint was complaint 14 मई एफआईआर प्रिपेयर ऑफिशियल चार्ज ऑर्डर। वही इसमें डिटेल से दे रखी है कि इस दिन ये एफआईआर हुई, ये इस गार्डन से उस गार्डन वहाँ गए। इसमें जो इंपॉर्टेंट पैरा है, पैरा 2 और 3 है, अर्जेंट मोशन और कोर्ट इनिशियल। पैरा 2 और 3 हमने पढ़ लिया है। पैरा 4 और 5 के स्टेट का वर्जन क्या है? स्टेट का वर्जन ये है 4 to 6 में लर्नड एडवोकेट बियरिंग रिव्यू स्टेट कंप्लाइंट। ये कह रहे हैं कि हमने जो कंप्लाइंट जो है, जो हमें डायरेक्शन दिए थे वो कोऑर्डिनेट बेंच ने 3 जून को, हमने वो कंप्लाई कर लिए हैं और हमने केस डायरी जो है वो प्रोड्यूस कर दी है। केस डायरी क्या? पुलिस की केस डायरी होती है, वो उन्हें मेंटेन करनी पड़ती है, उस केस डायरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। लर्नड एडवोकेट जनरल हैज ड्रॉन अटेंशन टू कंप्लेंट डेटेड 14 मई 25 की ये कंप्लेंट के रिगार्डिंग इनने कोर्ट का कोर्ट अटेंशन किया कि एफआईआर प्रिपेयर बाय द ऑफिसर इंचार्ज गार्डन रीच पुलिस स्टेशन कोलकाता ऑन 15 मई 2025 द लर्नड एडवोकेट जनरल वुड सबमिट बाय ड्राइंग अटेंशन of this court to the notice issued on 20th May 2025 regarding the prayer of police assistant for conducting real research petitioner as to the notice of the address the selfness same issue section 35(3) of BNSS the BNSS says that the petitioner gave informed and pending investigation was called upon the express continued date for examination. He has called place for the court on notice the petitioner did not cooperate for the notice on this May 25 police station conducting real research petitioner residence similar notices under section 35 BNSS also appears to have been issued following date according to the state of petitioner did not cooperate and did not present होते। तो इशू एक्चुअली यहाँ ये था कि इनको इन्होंने नोटिस भेजा अपीयर होने का, समन किया, पर वो आई नहीं। उसके बाद इन्होंने जो अदर स्टेट है इनसे मदद मांगी कि इनके यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, सर्च करने के लिए हम लोग जाएंगे। उसके बाद यहाँ ये इशू आया है कि क्या इनको सर्विस और समन किया भी गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये इशू ये है कि पिटिशनर जो है उनको सर्व किए गए थे नोटिस 35(3) और 94 BNSS के अंडर। अब उन्होंने कॉर्पोरेट नहीं किया, ये कह रहे हैं पुलिस वाले, कह रहे हैं इन्होंने कॉर्पोरेट नहीं किया। तो फिर क्या किया इन्होंने CJM जो अलीपुर है वहां से इन्होंने वारंट ऑब्टेन करवा लिया और 22 मई 2025 का। और ये लड़की है, इसको गुड़गांव हरियाणा से 30 मई को अरेस्ट कर लिया। ये वही है जो मैं बता रहा हूँ आपको। इन्वेस्टिगेशन एप्लीकेशन फाइल करने वाले डेट 22 मई 2025 कोर्ट लैंड चीज अलीपुर 24 साउथ प्रेइंग द कस्टोडियल इंटरोगेशन। इन्होंने क्या बोला कि कस्टोडियल इंटरोगेशन जो है ऑन ग्राउंड सेवरल कंप्लेंट्स हैव बीन सबमिटेड टू द पोस्टेड मेंबर्स ऑफ द पब्लिक एंड इट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द एक्यूज्ड फ्रॉम कमिटिंग फ्यूचर ऑफेंस। इसको फ्यूचर ऑफेंस करने से रोकने के लिए इसका कस्टोडियल इंटरोगेशन जरूरी है, ऐसा पुलिस वाले कह रहे हैं। From the case diary, I noticed that the warrant of arrest had been issued by the Chief Magistrate Alipur Court 22 May 2025 itself. The said warrant arrested was executed by the concerned police authority by arresting petitioner 30 मई को 8:30 बजे रूम नंबर 209 होटल अर्बन ओएसिस नियर मिलेनियम मेट्रो पार्क मेट्रो ब्लॉक गुड़गांव हरियाणा से इसको अरेस्ट कर लिया। और इसको एक सीजर लिस्ट दी गई। सीजर लिस्ट वही है जो पुलिस वाले प्रिपेयर करते हैं कि आपके पास क्या सामान था, उन्होंने क्या क्या सब किया है। उसके बाद इनको साइन करवाया गया। ये कह रहे हैं कि हमारी कार्बन कॉपी में सब कुछ लिखा हुआ है डायरी में। और कह रहे हैं पिटिशनर को इंटीमेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है उसकी भी एक कॉपी सप्लाई की गई जिसमें सब कुछ लिखा था कि क्या क्या है और उसके साइन भी है पिटिशनर के। वो कह रहे हैं कि देयरफॉर प्रोड्यूस द कोर्ट टू द लंडन जुडिशियल मजिस्ट्रेट गुड़गांव। जुडिशियल मजिस्ट्रेट गुड़गांव लेके गए गार्डन रीच पुलिस स्टेशन एफआईआर के रिगार्डिंग, जहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट गुड़गांव जो है उन्होंने 13 मई 2025 को अलाउ कर दिया कि इस पर्सन को किसका रिमांड पे रखने के लिए 3 जून तक, जो कि था 3 जून तक फॉर प्रोडक्शन ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अलीपुर के पास रखने के लिए द प्रेजेंट। उसके बाद पिटिशनर है देयर आफ्टर प्रोड्यूस बिफोर द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लेके गए अलीपुर। साइमल्टेनियसली जो डायरेक्शन थी एप्लीकेशन की लड़की की वो बेल की वो रिजेक्ट हो गई। दी एप्लीकेशन मेड बाय प्रेयर फॉर द फर्दर। अब उसके बाद पुलिस ने फर्दर एप्लीकेशन लगाई कि इसकी रिमांड पे रखो, रखना है इसको, लेकिन जो रिजेक्ट हो गई। सच फैक्ट वुड कोलैबोरेट फ्रॉम द ऑर्डर notice under section 35(3) and 94 of BNSS. Since she didn't cooperate, a warrant was obtained from CJM Alipur। वही 22 मई को अलीपुर में CJM है, उन्होंने वारंट इशू कर दिया। अब इसमें एक पैरा 9 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। by drawing attention the court to order the to order pass the court bank there which is something that whether service issue as to whether service of warrant of arrest would constitute compliance of all provision relating to intimation of ground of arrest हैज ऑलरेडी बीन कॉन्सिस्टेंट जजमेंट। अब ये केसी रेड्डी उपेंद्र रेड्डी की एक जजमेंट दे रखी है इसमें। अकॉर्डिंग टू हिम देयर इरेगुलरिटी फॉर विच कोर्ट एट दिस स्टेज टू ग्रांट इंटरिम बेल। इसमें जो इशू बन, हाँ ऑब्वियसली अब क्या था इसकी बेसिक ब्रीफ फैक्ट्स ये हैं कि एक सिम्बॉयसिस लॉ स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की है, इन्होंने कमेंट कर दिया था जो कि कमेंट बड़ा मतलब किसी रिलीजन के अगेंस्ट है, तो मतलब इट्स नॉट राइट। एंड बट क्या कमेंट कर देने से उनका राइट टू बेल खत्म हो जाता है? क्या इसका मतलब ये है कि मेयर डायरेक्शन के कोऑपरेट करेंगे या मेयर डायरेक्शन के ऑब्वियसली पुलिस ऑफिसर जो है दे कैन डू द अप्रोप्रिएट थिंग विल कॉन्स्टिट्यूट ए वारंट, विल दैट बी अज्यूम्ड एज अ वारंट? तो this judgment reflects all these aspects. So next important part is these are the facts in pattern, all these are facts। FIR कब हुई, कब उनको गुड़गांव से पकड़ा गया, एंड नोटिस इशू हुआ एफआईआर कॉपी में जो था सेक्शन 35(3) BNSS इशू हुआ, देन सेक्शन 94 BNSS कह रहे हैं हमने सर्व किया है, जो एफआईआर है उसमें सब कुछ है।
और उन्होंने कहा कि 14 मई को एफआईआर हुई है, वो क्या कर रही है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस बना रही है इसको। अपार्ट वुड सबमिट दैट द प्रोविजन आर्टिकल 22(1) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेक्शन 47 पेनल्स हैव बीन वायलेटेड। लड़की ऐसा कह रही है कि वायलेट हुआ है सेक्शन 47 एट द टाइम अरेस्ट नॉट मेड। अब वो कह रही है कि मुझे तो कुछ बताया ही नहीं गया अरेस्ट टाइम की। अब वो कह रही है लेकिन इसके जवाब में वो कह रहे हैं कि हमने इंटीमेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया था इनको, इट वॉज ओनली मेंशन। लेकिन वो कह रही है कि उसमें सिर्फ ऐसा मेंशन था कि ये इंटीमेशन ऑफ ग्राउंड्स है, लेकिन उसमें क्या है क्या नहीं है वो नहीं बताया गया। यहाँ पे मिस्टर सिंह जो हैं, ये शायद कहते हैं यहाँ पे कि सब्सिक्वेंटली बीइंग एबल टू ले हिज हैंड ऑन हिज ऑर्डर टू वाइस मिनिस्टर इशूड द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिपोर्ट अ कॉपी ऑफ द कॉपी बाय ड्राइंग डिटेल टू द कोर्ट ऑफिसर ही वुड सबमिट द लर्निंग चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिपोर्ट डिड नॉट बाय द पोस्ट ऑर्डर डायरेक्ट इशुएंस ऑफ वारंट। ये वही कह रहे हैं कि जो अलीपुर मजिस्ट्रेट थे उन्होंने डायरेक्ट तो किया ही नहीं था अरेस्ट वारंट के लिए। द वारंट ऑफ अरेस्ट हैज बीन इशूड इन मैकेनिकल मैनर, एक मैकेनिकल मैनर में किया गया है इसमें। द वारंट ऑफ अरेस्ट एज डिस्क्लोज्ड डज नॉट मेक आउट ग्राउंड फॉर अरेस्ट, और जो वारंट ऑफ अरेस्ट है उसमें कोई ग्राउंड ही नहीं बन रहा है अरेस्ट का। देयर हैज बीन कंप्लीट नॉन कंप्लायंस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 47 ऑफ बीएनएसएस। इसी में वीरन कुमार की जजमेंट है जिसको अपील किया है, ये अच्छी जजमेंट है। By her placing reliance on this judgment delivered in Iran case, Simran would submit that honorable Supreme Court category laid down that the intimation कोर्ट ने बताया है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो इंटीमेशन है ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट का ग्राउंड का बताना मस्ट बी इन सच अ मैनर, इस तरह से होना चाहिए कि जो एक्यूज पर्सन है वो ही बी एबल टू गैदर सफिशिएंट नॉलेज, उसको समझ में आए कि वो क्या रहा है विद रिगार्ड टू द बेसिक फैक्ट कॉन्स्टिट्यूट ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, और उसके साथ बेसिक फैक्ट कि क्यों उसको पकड़ा जा रहा है। ही सबमिट द नॉन कंप्लायंस ऑफ द अफोर्सेड प्रोविजन एंटाइटल्ड पिटीशन टू बी रिलीज। तो वही कह रहे हैं कि इनको नहीं बताया गया, तो इस प्रोविजन का तो पर्पस ही खत्म हो गया, डिफीट हो गया, तो इनको बेल मिलनी चाहिए हमें। ऑन द इशुएंस ऑफ द वारंट ऑफ अरेस्ट ही वुड सबमिट द जजमेंट डिलीवर्ड। एक और अरनेश कुमार स्टेट ऑफ बिहार की भी जजमेंट है, वो भी काफी अच्छी है। इसमें कैटेगोरिकली प्रोवाइड किया गया है दैट विदाउट फॉलोइंग द एप्रोप्रिएट सेफगार्ड द ऑर्डर परमिटिंग डिटेंशन, बिना अप्रोप्रिएट सेफगार्ड को फॉलो किए ऑर्डर करना, डिटेन करना एंड अरेस्ट शुड नॉट बी मेड इन केस वेयर, कहानी के वहाँ नहीं करना है, शुड नॉट बी मेड इन केस वेयर द ऑफेंस पनिशेबल इज लेस देन, जहाँ 7 साल से कम की सजा हो। ये ऑल्सो रिलाइड ऑन दी अनरिपोर्टेड जजमेंट, बॉम्बे हाईकोर्ट की एक और जजमेंट रिलाई किया था बट ये अपील नहीं की गई है इसमें। ये खदीजा शाहबुद्दीन शेख की जजमेंट है। इन द फैक्ट एज नोटेड अबव ही वुड सबमिट दैट प्रिजनर शुड नॉट बी डिटेन। वही वो बता रहे हैं कि इसमें क्या, जो पिटिशनर है उसको डिटेन नहीं करना चाहिए फर्दर। क्यों? क्योंकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर एनी कस्टोडियल इंटरोगेशन। वो अगर हाँ बोल रही है इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने के लिए, तो इंटरोगेशन के लिए थोड़ी कस्टडी में रखे रहोगे उसको। पेंडिंग डिसीजन ऑफ द रेट पिटीशन ऑफ द फॉलोइंग इशू चैलेंजेस एफआईआर ही विल सबमिट द पिटीशन इज रेडी टू। भाई जो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर वो रेडी है तो दिक्कत क्या है फिर। Hard and advocate appearing for the respective parties considered material record from the side appears that a complaint had been launched 14 मई complaint। इसके बाद ये कंप्लेन है जो हुई थी, डिमांड ऑफ, वही ये शर्मिष्ठा पन्नोली के अगेंस्ट में जो इनने बोला, वही जो मैं बता रहा था, हुआ यहाँ से शुरू हुआ है सब। तो डिमांड टू, इनने कहा था कि एफआईआर रजिस्टर करो इसके खिलाफ, क्योंकि इसने इस्लाम में जो बड़े माने जाने वाले उनके रिलीजियस गॉड हैं, मतलब रिलीजियस पर्सन हैं, जो कि जिनको वो बहुत होली मानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उसकी, प्रॉफिट मोहम्मद साहब, तो उनके बारे में इन्होंने कुछ गलत बोल दिया, तो इन्होंने कंप्लेन कर दी। ये वो कंप्लेन है, इसमें ये लिंक है, अगर आपके पास ये लिंक खुल जाए तो ठीक है, वरना क्यों वरना वरना कोई बात नहीं। और ये खुलेगा इसलिए नहीं क्योंकि ये वीडियो हटा दी गई है ट्विटर से। ऑन द बेसिस पैरा 13 इज इंपॉर्टेंट। ऑन द बेसिस ऑफ द अफोर्सेड कंप्लेन ऑन द फॉलोइंग डेट 15 में एफआईआर रजिस्टर हो गई रात को 12 बजे। ये क्या है, ये रेलवे टाइमिंग थी। ये है, ये 12 बज रहे हैं रात की। नोटिस इशू हुआ, इन्वेस्टिगेशन एड्रेस हुई एक्स कॉर्पोरेटिंग को, अथॉरिटी को, कि वो रिमूव करे पोस्ट को। स्टेटमेंट कंप्लेनेंट की हुई, रिकॉर्ड हुई 15 मई को इटसेल्फ, कंप्लेनेंट ने व्यू किया पोस्ट नॉट रिलीजियस सेंटीमेंट। रिकॉर्ड रिवील करता है कि 20 में 2025 को सीधे द कम्युनिकेशन पर इशूड हुए थे सेक्शन 35(3) में, बीएनएसएस में सेक्शन 94 में, ट्रांसफर 20 में ऐसे गार्डन रिप्रेजेंटेशन ऑफिसर इंचार्ज आंध्र प्रदेश प्लेइंग पुलिस कंडक्टिंग रेड। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये जो एसआई ऑफ गार्डन रीच पुलिस स्टेशन हैड रिटन द पुलिस written to the officer in charge of Anandapura police station praying police assistant for conducting raids such connection with above case। इनने जो रेड के लिए हेल्प मांगी थी ना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक और नोटिस सर्व किया गया सेक्शन 35(3) में, वो ऑल्सो जो सेम द फॉलोइंग ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द गार्डन रिप्रेजेंटेशन और इसमें द लर्निंग चीजें मुझे वाज प्लीज टू बस। यहाँ पे फिर अलीपुर सीजीआई जो है, इन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया। अब ये ऑर्डर पढ़िएगा, ऑर्डर बड़ा अच्छा है, मैंने हाईलाइट कर रखा है। इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 ऑफ बीएनएसएस अ पुलिस ऑफिसर हैज द पावर टू अरेस्ट विदाउट अरेस्ट व्हेन देयर हैज बीन commission of cognizable offense or there exists reasonable suspicion regarding commission of cognizable offense। cognizable non cognizable तो आपको पता ही है, cognizable ज़्यादा सीरियस, नॉन cognizable कम सीरियस offenses। cognizable offenses में पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट कर सकती है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब ये कह रहे हैं कि cognizable offense में या उसके सस्पिशन में पुलिस को अरेस्ट कर ही सकती है। सेक्शन 45 स्ट्रिक्ट दैट अ पुलिस ऑफिसर फॉर द अरेस्टिंग विदाउट अ वारंट एनी पर्सन whom he authorized to arrest may pursue such person to any place in India। That being so, IO in the case has got the ample power to arrest and name the accused person anywhere in India। ये ही इशू बन गया इस पूरे केस में। एज ये
persists reasonable suspicion of commission of cognizable offences against the above named accused person. I at the liberty to arrest, ये जो है ना, I at the liberty to arrest Mr. Panoli against whom there is a prima facie persistent suspicion commission of cognizable offence from anywhere within the India. यही इशू बना इसमें, क्योंकि इसमें कहीं डायरेक्शन नहीं दी है कोर्ट ने कि जाओ अरेस्ट कर लो, और ये अरेस्ट करके ले आया उसको, हैंड ओवर टू आईओ फ्री ऑफ कॉस्ट, बस वही है, बोले कन्वीनियंस, एंड पिटिशनर वाज एप्रीहेंडेड। अब इनको और ये वो इंटीमेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है जो वो कह रही है कि हमें नहीं मिला। अब क्वेश्चन यहाँ ये उठ रहा है, वेदर इंटीमेटिंग द एक्यूज्ड दैट अ वारंट ऑफ अरेस्ट of the above nature that has been issued would constitute sufficient compliance of Article 22(1) of the Constitution of India read with Section 47 of PNS। मतलब क्या इसमें जो इंटीमेशन की गई है, क्या इसमें जो हम एक्यूज को बता रहे हैं कि एक वारंट ऑफ अरेस्ट है जी आपके नाम का, तो क्या इसका जो नेचर है इशू करने का वो सफिशिएंट है? क्या सिर्फ वेदर, क्या सिर्फ इंटीमेशन ऑफ एक्यूज के जो इंटीमेशन ऑफ एक्यूज एंड वारंट ऑफ अरेस्ट नाम का एक लेटर है जिसपे एक साइन करवा लें, तो क्या वो सफिशिएंट कंप्लाइंस है सेक्शन 22(1) का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया जो कि रेड कर रहा है सेक्शन 47 के साथ? तो इसमें यही बन बताया गया है, क्योंकि बात वही है ना फिर, मेयरली स्टेटिंग वारंट ऑफ अरेस्ट इशू, क्या ये ऑब्लिगेशन फुलफिल कर रहा है आर्टिकल 22(1)? सेक्शन 22, सॉरी आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यहाँ लिखा ही हुआ है, इन्हें दे ही दिया पूरा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और हाई कोर्ट की जजमेंट बड़ी हो जाती है, क्योंकि ये लोग अननेसेसरी जजमेंट्स और अपीयरेंसेस और ये जो फॉन्ट यूज़ करते हैं, बहुत बड़ा फॉन्ट यूज़ करते हैं, इसलिए पेजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। Protection against no person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be ground for such arrest, nor shall be denied the right to consult and defend or legal। भाई जो बेसिक लॉ है, किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और जिसको भी किया जा रहा है, को भी अरेस्ट किया जा रहा है, उसको डिटेन नहीं किया जाएगा, डिटेन किया जाएगा तो उसको इन्फॉर्म किया जाएगा, जैसे ही उसको अरेस्ट किया जा रहा है उसको उससे ग्राउंड बताए जाएंगे क्यों किया जा रहा है, और उसको ना ही उसको कंसल्ट करने के से डिनाई किया जाएगा, ना उससे डिपेंड करने से डिनाई किया जाएगा, वो एक अपनी पसंद का लीगल एडवोकेट ढूंढ सकता है, देख सकता है। 47 क्या कहता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, जो पर्सन अरेस्ट हुआ है टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट राइट टू पे, वही जो मैं कह रहा हूँ क्लियर से, जो पर्सन अरेस्ट किया गया है उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताने पड़ेंगे, और उसका राइट जो उसका जो बेल है वो राइट है। Every police officer or the person arresting any person without warrant shall forthwith communicate to him with particulars and offence for which he is arrested or the grounds of such arrest। यही वो कह रही है, मुझे नहीं बताया गया। Where a police officer arises without a warrant, जहाँ without warrant के आएगा, any person other than a person accused of a non-bailable offence, he shall inform the person arrested that he is entitled to release on bail and he may arrange for surety on his behalf। 18 नंबर में वही लंडन काउंसिल एडवोकेसी जजमेंट केस बीरन कुमार, वही मैंने जो बताई सुप्रा मतलब अपहेल्ड है। द रिक्वायरमेंट ऑफ इन्फॉर्मिंग द पर्सन अरेस्टेड ऑन द ग्राउंड इज नॉट अ मेयर फॉर्मेलिटी, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं आपको बताना है कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, ये मैंडेटरी प्रोसीजर है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द रेलेवेंट पैराग्राफ हैज नोटेड रिक्वायरमेंट मैंडेटरी इज एक्सट्रैक्टेड, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जब दे रखी है उन्होंने मेंशन कर रखा है। आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट अरेस्टेड इज अ मैंडेटरी इन्फॉर्मिंग पर्सन अरेस्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 21। 22B 22C 22C देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ व्हेन अरेस्टेड पर्सन अरेस्टेड एक्यूज एलिजेस नॉन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट 21 द बर्डन विल ऑलवेज बी ऑन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू प्रूव कंप्लायंस। हो गया, तो ये कह रहे हैं कि जो बर्डन है, जैसे अक्यूज ने ये कह दिया कि भैया हमें तो आपने बताया नहीं अरेस्ट क्यों किया है, तो अब ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पुलिस और इन सब की प्रॉब्लम है कि ये प्रूव करें कि हमने बता दिया था, ये उन पे लाया करता है। इसका जो डी है वो भी इंपॉर्टेंट है, नॉन कंप्लायंस अगर हुई है 22(1) की तो ये वायलेट करेगी फंडामेंटल राइट किसकी, एक्यूज की, जो कि गारंटी करता है कि भाई अननेसेसरी राइट टू पर्सनल लिबर्टी गारंटी अंडर 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो नॉन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ 22(1) की अगर नॉन फुलफिलमेंट हुई है, नॉन कंप्लायंस हुई है, तो ये विशिएट यानी खत्म कर देती है जो अरेस्टेड पर्सन है उसकी, मतलब उसको अरेस्ट करने की इशू को। Hence the further order passed by criminal court remand and vitiated, मतलब null and void है, मतलब और इसके बाद अगर क्रिमिनल कोर्ट ऑर्डर करता है रिमांड का अरेस्टेड पर्सन की तो वो विशिएटेड है, मतलब खत्म है, नीडलेस है, जरूरत नहीं है उसकी। नीडलेस टू ऐड दैट इट विल नॉट विशिएट दी, बट ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होगी, वही बता रहे हैं ना, चार्जशीट खत्म होगी ना ट्रायल खत्म होगा, हाँ उसको जो रिमांड पे रखा जा रहा है वो खत्म कर दिया जाएगा। ई में दिखा लिखा हुआ है अरेस्टेड पर्सन इज प्रोड्यूस्ड बिफोर अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फॉर रिमांड, इट इज ड्यूटी ऑफ मजिस्ट्रेट। अब यहाँ मजिस्ट्रेट की को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराया गया कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये देखें कि क्या कंप्लाइंस जो आर्टिकल 22(1) है जो मैंडेटरी सेफगार्ड करता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है। अगर हुई है दैट विल बी ग्राउंड टू ग्रांट, हाँ उसके बाद एफ है व्हेन अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 22(1) एस्टैब्लिश इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू फोरफिट ऑर्डर the release of the accused, that will be the ground of bail even statutory restriction। ये वही कह रहे हैं, अगर आर्टिकल 22(1) जो है अगर इसका वायलेशन हुआ है तो उस आदमी को, उस व्यक्ति को आपको रिलीज करना होगा, किस पे करना होगा, बेल पे रिलीज करना होगा,
इवन दो यहाँ पे तो ये भी लिख दिया कि इवन दो द स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन ऑन द ग्रांट ऑफ बेल एग्जिस्ट, भले ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, प्रोसीजरल लॉ लिखा होगा अरेस्टेड को नहीं छोड़ सकते, तो वो भी आपको छोड़ना पड़ेगा इफ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 22(1) हुआ है। आर्टिकल 22(1) अगर हुआ है तो आपको छोड़ना पड़ेगा साथ में, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। वही पैरा 19 में बता रहे हैं, ऑफेंस पनिशेबल विद लेस देन 7 ईयर अरेस्ट इज नॉट नेसेसरी एंड सेफगार्ड इज रिक्वायर्ड। और इसके बाद इसका 11.1 ऑल द स्टेट गवर्नमेंट, इन्होंने कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि सारे स्टेट गवर्नमेंट पुलिस ऑफिसर को बताएं कि जैसे कि इसमें जो मैं आपको पैराग्राफ समझा रहा था कि जो ये अलीपुर के जो सीजीएम है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं था कि आपको वो है आप अरेस्ट कर सकते हो किसी को। और एंडेवर इन दिस जजमेंट टू इंश्योर दैट पुलिस ऑफिसर डू नॉट अरेस्ट द एक्यूज अननेसेसरली एंड मजिस्ट्रेट डू नॉट ऑथराइज डिटेंशन कैजुअली एंड मैकेनिकली। खाली कैजुअली उसको डिटेन नहीं कर सकते, पकड़ के नहीं रख सकते ना, वो बात गलत है। In order to ensure that we have observed or we give the foundation, all the state government to instruct the police officer not to automatically arrest when a case under section 190 IPC is registered, but to satisfy themselves about the necessity for arrest under the parameters let down सेक्शन 41 सीआरपीसी में जो लेट डाउन किए गए थे। 498 में अगर आईपीसी में और कुछ अरेस्ट ऑफेंस होता है तो ऑटोमेटिकली जाकर अरेस्ट नहीं करना, उसको आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी नेसेसिटी क्या है अरेस्ट करने की। ऑल पुलिस ऑफिसर प्रोवाइड अ चेकलिस्ट कंटेनिंग स्पेसिफिक सब क्लॉजेस, पुलिस ऑफिसर फॉरवर्ड चेकलिस्ट, ये जो चेकलिस्ट है ये पुलिस ऑफिसर फर्निश करेंगे मटीरियली, ये मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे, जबकि इसको पकड़ के ले जाएंगे मजिस्ट्रेट, फिर देखेगा मजिस्ट्रेट बाय ऑथराइजिंग डिटेंशन, मजिस्ट्रेट देखेगा डिटेन करना है कि नहीं, अक्यूज को टू परयूज द रिपोर्ट फर्निशिंग बाय पुलिस ऑफिसर टर्म ऑफिसर रिकॉर्डिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन मजिस्ट्रेट विल ऑथराइज डिटेन। अगर मजिस्ट्रेट सर्टिफाई है तो वो आपको कर देगा डिटेंशन के ऑर्डर्स। द डिसीजन नॉट टू अरेस्ट एन अक्यूज बी फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट विद इन 2 वीक्स। अगर नहीं अरेस्ट किया जा रहा है तो भी मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करना होगा, कब करना होगा, 2 वीक्स में फ्रॉम डेट ऑफ, कब से, जब से केस इंस्टीट्यूट हुआ है। कॉपी ऑफ मजिस्ट्रेट में बी एक्सटेंडेड बाय द सुपरिटेंडेंट पुलिस एंड डिस्ट्रिक्ट। नोटिस अपीयरेंस फॉर टर्म सेक्शन 41 सीआरपीसी विद इन 2 वीक्स, 2 वीक्स में नोटिस सर्व करना होगा। डेट ऑफ द केस विच में बी एक्सटेंडेड टू सुपरिटेंडेंट, भाई जो ऊपर लिखा हुआ। फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ शैल अपार्ट फ्रॉम द रेंडरिंग द पुलिस ऑफिसर कंसर्न लायबल फॉर डिपार्टमेंटल एक्शन। ऑब्वियसली अगर आप फेल करते हैं इन चीज़ों को, डायरेक्शंस को, तो पुलिस ऑफिसर जो हैं इनको लाइबल किया जाएगा, डिपार्टमेंटल एक्शन चला जाएंगे इन पे एंड इनको पनिश भी किया जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। और ऑथराइजिंग डिटेंशन विदाउट रिकॉर्डिंग रीजन एज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल बी लायबल टू डिपार्टमेंटल एक्शन। और जो जजेस हैं उनको भी नहीं बख्शा जाएगा जो बिना रीजन रिकॉर्ड करे जुडिशियल मजिस्ट्रेट लाइव सीधे डिटेंशन के ऑर्डर दे देंगे, उनके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाएगी अप्रोप्रिएट हाई कोर्ट्स में। पैरा 20 इंपॉर्टेंट जनरल प्लेसिंग प्लान्स ऑफ द, ये केसी रेड्डी उपेंद्र रेड्डी की जजमेंट है, इसको भी अपील किया गया है। तो जस्टिफाई किया है इन्होंने, डिस्क्लोजर ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन कंटिन्यू सर्विंग द वारंट ऑफ अरेस्ट वुड कॉन्स्टिट्यूट कंप्लायंस ऑफ आर्टिकल 22(1) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेक्शन 47 बीएनएसएस and would submit that the Honorable Supreme Court, despite being aware the judgment delivered in the case of Vihan Kumar Mane proceeded past judgment and noted I find the warrant arrest which has been issued appear in issued mechanical manner, especially having regard to the fact that court, अब यहाँ लिखा हुआ है वो जो मैं पैराग्राफ कर रहा था, यहाँ has been issued appear to be issued in mechanical manner, especially having regard to the fact that court in its order buys my purposes and only afforded liberty, कोर्ट ने तो खाली लिबर्टी दी थी। ये जो ऑर्डर दे रखा है यहाँ पे, जहाँ ये ऑर्डर दे रखा है ना इसका अलीपुर ये 22 मई लर्नेड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अलीपुर, पेज नंबर 12 पे जो ऑर्डर दे रखा है, इस ऑर्डर में कोर्ट ने खाली लिबर्टी दी थी। ये देखिए लिखा भी हुआ है, द आईओ ऑफ दिस केस इज एट लिबर्टी टू अरेस्ट शर्मिष्ठा पनोली अगेंस्ट whom there three prima facie prima facie persist suspicious about the commission of offensive offense from anywhere India। ये इसी को डिस्कस किया गया है पैरा 20 में। ये in its order by something had only about liberty to IO to arrest the petitioner by noting that IO has got ample power to arrest and that IO is at liberty to arrest the petitioner against whom there are prima facie persistent reasonable suspicion about commission of offensive offense कि IO के पास लिबर्टी अरेस्ट करने की। The order and consequential warrant of arrest in my view does not satisfy the requirements of section the magistrate to authorize detention, especially when the offence punishable was imprisonment which may extend to only 3 years। जो offence है वो सिर्फ 3 ईयर का लिए ही punishable है, उसमें आपने डिटेंशन कैसे इशू किया, मजिस्ट्रेट को भी लपेट लिया इन्होंने। एंड सेक्शन चार्ज वॉज वेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, और ऊपर से ये तो वेलेबल था और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था। दी अबव ऑर्डर अपीयर्स टू हैव बीन इशूड ओवरसाइट, ये ओवरसाइट किया गया डायरेक्शन है बाय अरनेश कुमार, और यही कोर्ट ने कहा है कि फॉर द ऑफेंस पनिशेबल विद लेस देन 7 ईयर अरेस्ट मस्ट बी जस्टिफाइड विद रीजन। अरेस्ट शुड नॉट बी मैकेनिकल और कैजुअल, कैजुअली नहीं अरेस्ट कर सकते हो आप किसी को, सेंस क्या है इस बात का। वारंट जो है वो मैकेनिकली इशू किया डिस्पाइट सीजीएम जो थे अलीपुर के ऑर्डर नॉट डायरेक्टिंग अरेस्ट बट ओनली गिविंग लिबर्टी टू आईओ। उन्होंने ऐसा कहा कि अरेस्ट कर सकते हो आप जाके, उन्होंने तो कहा कि लिबर्टी है, लिबर्टी टू आईओ लिखा है वहाँ पे। नो इंडिपेंडेंट जुडिशियल सेटिस्फैक्शन जो है उन्होंने रिकॉर्ड किया, वन चार्ज वाज अवेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल।
To this apart, there also appears to be no appropriate compliance of the provision Article 22(1) of the Constitution of India, that is Section 47 BNSS. Through this said issue may require further consideration upon exchange of affidavits. I, however, ये judgment का part है now. I, however, note that the instant case, one of the primary charges of complaint not disclosed cognizable offence, complaints had been extracted herein above, and the above there is nothing which could be enlightened as to exact comment. वही exact comment क्या है वो नहीं मिला अब तक. Made or published by the petitioner, and to what extent the same would be stand to injure. क्या ऐसा उनने कह दिया, क्या ऐसा उनने लिख दिया जो कि इतना बड़ा ऑफेंस बनाया जा रहा है, मुझे लाके दिखाओ ना. तो जो स्टेट है वो कोर्ट ने जजमेंट दी है. आई फाइंड दैट कोऑर्डिनेटेड मैन इन ऑर्डर डेटेड 3 जून हैज आइडेंटिकल टर्म्स. पैरा 15 हैज नोटेड दैट नो मटेरियल वाज प्रोड्यूस्ड टू शो द एग्जैक्ट कमेंट. कोई मटेरियल नहीं शो किया है एग्जैक्ट कमेंट के लिए बाय द पिटिशनर. Though the notice have been issued through Section 394 BNSS, the sequence of the events narrated above, it would be clear. And when the notice was sought to be served, the petitioner was not in Kolkata. ये साफ पता चल रहा है कि जो नोटिस इशू हुए हैं तो कोलकाता में थी ही नहीं पिटिशनर. एंड टेकिंग नोट ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन अर्नब मनोरंजन गोस्वामी, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. Para 63, I am in the view that it is the obligation of the court in an application of the Constitution of India pending final legal to go challenging to an FIR constitutional grant of interim bail, especially when the personal liberty of the prisoner has been interfered with the state action which claimed to be excess of power. Considering the issue raised, especially as regard to complaint not disclosing any governing clause earlier, including non-compliance of the provision section 22 Constitution of India, that is section 47, regarded as a non-constitutional ground, and whether a warrant of arrest, which itself is a non-speaking and devoid of any reason which could constitute adequate ground requiring further consideration of this court. Obviously, court को specifically mention करना पड़ेगा तब आप जाके address करोगे. Thus noting the gravity of the offence and noting the petitioner, जो petitioner है वो लॉ स्टूडेंट है, कम एज की लड़की है, दैट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैव बीन सीज्ड एंड देयर इज अ लिटिल स्कोप ऑफ टैम्पर. अब इलेक्ट्रॉनिक जो भी एविडेंस थे उनने ले लिए, लैपटॉप और फोन उसका, और जो एविडेंस है अब उस पर क्या छेड़छाड़ करेगी वो. तो सीनियर एडवोकेट ने कहा कि पिटिशनर जो है वो रेडी है, विलिंग करेगी, कॉपरेट करेगी, पार्टिसिपेट करेगी इन्वेस्टिगेशन में इस स्टेज पे. तो क्या राइट, तो विदाउट प्रिजुडिस टू द राइट टू हर राइट्स इन पिटिशन, तो कोर्ट ने कहा कस्टोडियल इंटरोगेशन जो पिटिशनर की है वो नेसेसरी नहीं है. अकॉर्डिंगली petitioner namely Samishta Panoli Raj be released on bail. 10,000 रुपए की बेल पे कोर्ट ने उसको छोड़ दिया है. टू दी satisfaction of chief judicial Alipur, subject to condition that the petitioner shall cooperate with IO and she shall not leave the country without. भाई वो बता रहे हैं कि कंट्री छोड़ेगी तो एजुकेशन पर्पज की छोड़ेगी. और अलीपुर के जो CGM साहब हैं, the petitioner shall not intimidate witness, tamper वही छेड़छाड़ नहीं करेंगे चीज़ को. इट इज मेड क्लियर दैट IO shall not, और एक और डायरेक्शन दिया IO की कि आप, इट मेड क्लियर दैट IO shall not unnecessarily summon, बिना रीजन को उसको नहीं बुलाएगा पिटिशनर, एंड प्रोवाइड एडवोकेट, उनको नोटिस दिया जाएगा. एंड ऑल्सो कॉन्शियस दैट द पिटिशनर इज परसुइंग हर स्टडीज फॉर सिम्बोसिस लॉ, क्योंकि एक लॉ स्टूडेंट है, देखा जाएगा कि वो पढ़ रही हो सकती है, बिजी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो स्टेट में हो उस वक्त, तो आपको समन करना होगा, नोटिस देना होगा लड़की को. रिपोर्टिंग आई मस्ट नोट द अवेल फ्रॉम द केस डायरी फोटोग्राफ लार्ज की, और फोटोग्राफ और केस डायरी से पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग है. लड़की ने ही 15 तारीख को कंप्लेन की थी, तो पुलिस को प्रॉपर डायरेक्शन दी कोर्ट ने कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए और लड़की को पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए. और 4 वीक का टाइम दिया है, समर ब्रेक के बाद केस लगाने की बात की गई है, और ये जजमेंट यहाँ खत्म होती है. और इसमें एक और अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट है. लेटर आफ्टर द जजमेंट इज डिलीवर्ड ओपन कोर्ट, द लंडन एडवोकेट जनरल प्रेज स्टे ऑफ ऑपरेशन ऑफ द जजमेंट. जजमेंट पे स्टे ऑफ ऑपरेशन की बात कर रहे थे वो, लेकिन कोर्ट ने कंसीडर्ड एंड रिफ्यूज्ड. तो ये जजमेंट यहाँ खत्म होती है. नाउ कुछ लोगों का सवाल होंगे कि क्या ये बेल जो दी गई है वो जस्टिफाइड बेल है. बेल, बट इशू ये भी तो है ना कि कोर्ट ने इतने बार बोल दिया कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन. अभी ये अरनेश कुमार स्टेट ऑफ बिहार के केस में बोल दिया कोर्ट ने जो बेल है वो राइट है. अब प्रॉब्लम ये भी है कि जहाँ 3 महीने की पनिशमेंट हो, एक्यूज एक स्टूडेंट हो, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, कॉर्पोरेट करने के लिए तैयार है, और जो उसने पोस्ट किया उसमें ऐसा कोई कमेंट कोर्ट को मिला ही नहीं, ना स्टेट प्रोड्यूस कर पाया है. नेचर ऑफ कंप्लेंट क्या है, एग्जैक्ट रिमार्क क्या कहा उसने वो स्पेसिफाई नहीं किया है. नंबर 1. नंबर 2, जो लिंक टू सोशल मीडिया पोस्ट है जो जो था वो वेरीफाइड नहीं था. नंबर 2. नंबर 3, प्राइम ऑफ सोसाइटी क्लियर इंसाइटमेंट टू वायलेंस प्लेस बिफोर, वो ये इंसाइटमेंट दिख रही है कोर्ट को. वो अब यहाँ क्या करेगा, वो कोर्ट कैन नॉट डिनाई बेल ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक आउटरीच, क्योंकि पब्लिक नाराज और पब्लिक भड़क गई है. कोर्ट इस बात पे थोड़ी आपको जजमेंट दे देगा या आपके जजमेंट दे देगा. कंप्लेन जो है वो बड़ी वेग है और उसमें एविडेंसेस नहीं है. ये वायलेशन है प्रोसीजर का बाय द स्टेट, क्योंकि जो अरेस्ट है वो मैकेनिकल था, वारंट इशू हुए थे विदाउट प्रॉपर जुडिशियल सेटिस्फैक्शन. जज ने कहा था IO इज एट लिबर्टी. ठीक है. नंबर 2, जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट थे वो प्रॉपरली कन्वे नहीं किए थे लड़की को. हमें हमें और आपको पता है किस तरह से पुलिस काम करती है, किस तरह से नोटिस इशू होते हैं, किस तरह से नोटिस सर्व होते हैं, कैसे समन्स सर्व होते हैं, कैसे पुलिस अपनी डायरी मेंटेन करती है, हम सब रियलिटी जानते हैं. वायलेशन हुआ है आर्टिकल 22(1) का, सेक्शन 47 ऑफ BNSS का. अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड वायलेट होते हैं, द अरेस्ट इटसेल्फ इज सस्पेक्ट एंड बेल बिकम लीगल रेमेडी. ये कॉन्सेप्ट याद रखिए आप. जो सुप्रीम कोर्ट का व्यू है हेट स्पीच और बेल के मामले में वो बहुत फिक्स है. इवन अ सीरियस हेट स्पीच केस कोर्ट मस्ट बैलेंस फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्रिमिनल इंटेंट और पब्लिक ऑर्डर. ये अर्नब गोस्वामी के केस में कोर्ट ने कहा था. deprivation of liberty even for a single day must be justified. Court must protect personal liberty against excess of the state.
तो अब कंक्लूजन क्या है जी, बिल्कुल मेरे हिसाब से भी एकदम सही बात है ये, कोर्ट ने एकदम सही चीज़ की है। इंटरिम बेल देने का मतलब यही है कि कोर्ट सेटिस्फाइड है। वीकनेस है प्रोसिक्यूशन के केस में, प्राइम ऑफिस स्टेट केस समझ में नहीं आ रहा है, प्रोसीजरल वायलेशन हुए हैं स्टेट की तरफ से, और ये जो अर्जेंसी थी इंटरोगेशन की उसका भी कोई लॉजिक नहीं समझ में आया। एक्यूज का जो बैकग्राउंड है वो भी सही है, वो कॉपरेट करने के लिए तैयार है। तो ये अगर इन्वेस्टिगेशन लेटर फाइंड हो जाए कि स्पीच डज नॉट कंसीडर अ सीरियस ऑफेंस और प्रोसिक्यूशन प्रोसीड करती है, जो लेकिन बट जो बेल है इट डज नॉट मीन एक्विटल, इट मीन्स कि ट्रायल जो है वो तो चलेगा, ड्यू प्रोसेस फॉलो होगा, एंड पर्सन शुड नॉट बी पनिश। बट वही लॉजिक यही है कि जो पर्सन है ही शुड नॉट बी पनिश बिफोर गिल्टी इज प्रूवन। तो मेरे हिसाब से तो केस एकदम कॉन्क्रीट है, एकदम सही है, जो हुआ है एकदम सही हुआ है। ये जजमेंट है, मार्क्ड है, रेलेवेंट है, अच्छी जजमेंट है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं केस लॉज रिफर करने के लिए, एज इन योर लीगल रिसर्च एज वेल, आप पढ़ सकते हैं, मैं इसको मेंशन कर दूंगा वीडियो के लिंक में। एंड टिल देन थैंक यू सो मच।